Hello everyone. Today's topic is your single cell protein, tissue culture, and we will see plant breeding. We had already seen the plant breeding techniques in the previous video. Okay, so here we will see plant breeding का use करके हम disease resistant plant बनाएंगे. We will make pest resistant plant. And we will do to increase the nutrient quality in the food. So that method is what we call biofortification. ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैड कवर्ड दिस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. कैसे किया जाता है, कैसे हम पहले हम जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं, फिर उसमें से हम हमारे जो पसंद के कैरेक्टर्स हैं जिस प्लांट में उनको चूज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, फिर उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं. ठीक है, फिर उसमें से भी जो आता है, मैंने बताया था कि एक प्लांट में आएगा 100 में से एक प्लांट में वो कैरेक्टर आएगा, उस प्लांट को हमें देखना है, फिर उसका और जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, जिससे हमें बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स मिल जाए, है ना. तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में भी हैड ऑलरेडी कवर्ड. तो आज का जो टॉपिक है वो ये है टिश्यू कल्चर और एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन. और beside this we will see plant breeding to make a disease resistant plant, pest resistant plant, and also to increase the nutrient quantity in the food. Right? ठीक है, तो चलिए plant breeding for disease resistance. So here first we will see plant breeding for disease resistant. तो एक प्लांट है, इस प्लांट को कौन कौन अफेक्ट करता है इसकी प्रोडक्शन को. फर्स्ट इज योर फंगस, second is a virus, third is your bacteria. ठीक है, इसके अलावा nematodes भी होते हैं, they also affect your plants. तो जिसकी वजह से क्या होता है, we faces crop loss. ओके, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ठीक अमाउंट में हो रहा है, लेकिन हम बहुत सारे क्रॉप्स को लूज कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. up to 20 to 30% क्रॉप लॉस हो जाता है, समटाइम्स इवन टोटल. ओके, मतलब 30 plus 20 50%, राइट. सो दिस वी हैव टू इम्प्रूव. सो इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर रेजिस्टेंट टू डिजीज enhances your food production. So this also helps reduce the dependence on the use of fungicides and bactericides, right. So by using this plant breeding method we will also reduce this dependency on the fungicides and the bactericides. तो ये chemicals spray करते हैं, फंगस ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, तो इसकी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है. रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट्स इज द एबिलिटी. देखिए, कोई भी प्लांट है, सपोज दिस इज द प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू एनी बैक्टीरिया, right. So what is resistance? Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by the genetic constituent of the host plant. तो resistant of the host plant क्या है, ये ability है इस प्लांट की ability है कि इसमें वो पैथोजन है, ये कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसको डिजीज ना करे. And how it is determined? It is determined by the genetic, इसका जो genetic constituent, ओके, इसका जेनेटिक मेकअप जो है, राइट, इसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स हैं जो उस बैक्टीरिया को लगने नहीं दे रही है. ठीक है. नाउ बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो प्लांट ब्रीडिंग करने से पहले हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जानना होगा. सपोज वीट प्लांट की हम बात करें, तो वीट प्लांट को कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट कर रहा है, ओके, कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, कौन सा वायरस कर रहा है, एंड ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो बैक्टीरिया उसमें एंटर कर रहा है, हाउ इट इज एंटरिंग इन दैट वीट प्लांट. ठीक है. नाउ हियर आर सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय योर फंगस. रिटन ओवर हियर आर रस्ट, देखिए, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, देन रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. These are the diseases caused by the fungus. Then your by bacteria black rot of crucifers, and by viruses are tobacco mosaic and turnip mosaic virus. Is that clear? So black rot of crucifer is a
bacterial disease. So method of breeding for disease resistant is same which we had already seen. Conventional breeding techniques we had already seen in the previous video. You can watch that once so you can understand what are the techniques used. The same technique we will use in this case also. Now here is the table in which some of the varieties which are cross hybridized and they are now resistant to the diseases. So let us learn one by one. So first crop is your wheat, then your brassica, after that cauliflower, cowpea, chili, and your bhindi, that is Abelmoschus, esculentus. Right. So here first one wheat की जो variety है that is made by cross hybridization technique, that name is the Himgiri. Brassica की variety is your this Swarnim, I think Spusa Swarnim. Then your cauliflower variety is Pusa Snowball, and your Pusa this Shubhra. Okay, Pusa Snowball and Pusa Shubhra. Cowpea variety is Pusa Komal. And chili variety is Pusa Sadabahar. Abelmoschus esculentus, परभानी क्रांति. So these are the varieties. ठीक है, इनको बनाया गया है कुछ चेंजेस करके. ठीक है. Now this variety Himgiri is resistant to disease. Okay, जो स्टार्टिंग की दो हैं wheat और brassica, यहाँ पे फंगस की डिजीज है. नेक्स्ट टू में जो डिजीज है वो बैक्टीरिया की है, and next to me the given is of virus. So Himgiri is now resistant to the disease called leaf and stripe rust and hilbert. Brassica is now resistant to white rust. Brassica की which variety? Pusa Swarnim, right? Cauliflower and this cowpea, these two are your bacterial diseases. Black rot and curl, and whereas black rot, blight black rot. Okay, first is black rot and curl blight black rot, these two. Then cowpea, bacterial blight. Chili mosaic virus, tobacco mosaic virus, and your leaf curl. Right, so here we will see how we will learn. Okay, so first is your wheat. So imagine that there is a hill, हिम करके हिल है, उसके ऊपर वीट ग्रो कर रही है, हिमगिरी. ठीक है. ब्रासिका, स्वर्णिम, स्वर्ण मीन्स गोल्डन. ब्रासिका का कलर येलोइश होता है, तो स्वर्णिम. ठीक है, याद रहेगा पूछना स्वर्णिम. कॉलीफ्लावर इज अ व्हाइट कलर. स्नोबॉल व्हाइट कलर की होती है, स्नो. शुभ्रा सुबह व्हाइट होती है. तो इस तरीके से व्हाइट से आपको याद रहेगा ये पूछा स्नोबॉल एंड पुसा शुभ्रा कॉलीफ्लावर की वैरायटी है. काउपी, मटर कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, तो दैट इज पूसा कोमल. चिली यू नो एवरी टाइम इट इज चिली ओनली, सदाबहार. Abelmoschus esculentus, परभानी क्रांति, you have to learn. Now we will see how we will run to which disease they are resistant. Okay, so first is wheat. So both are resistant against the rust. Okay, so first one is leaf and stripe rust, second one is white rust. So both are resistant against the rust disease, and it is rust disease is caused by the fungus, as well as your hill bud. So as already I told you, Himgiri से आपको hill भी याद रहेगा, hill bud. Then your cauliflower,
एंड दिस काउपी ये बैक्टीरियल डिजीजेस है। बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल, पूसा कोमल ये जो है डिजीज रेजिस्टेंट है। नाउ दिस पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल को आप याद रखेंगे ब्लैक रॉट एंड ब्लाइट से, ठीक है। सो नेक्स्ट डिजीज इज आल्सो ब्लाइट, this is bacterial blight and here is curled blight. Okay, remember this name black rot, so the black rot is coming again, black rot and curled blight, black rot. chili is the same नाम से याद आ रहा है, chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and your leaf curl, right? So these are your varieties. Now let's see further. So conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease resistant genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives. So what it is saying that when we do the conventional breeding, what we do first method is the germplasm collection, right? We collect the variety of that particular plant. Like suppose if we are talking about wheat, so we will collect the whatever the variety is present in India, in outside India. So whatever the variety is present of wheat, we will collect that. That is what we call germplasm collection. Okay, whether it is wild or whether it is cultivated, that depends. Now the problem here is that the disease resistant genes are present in few. Okay, तो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स बहुत कम वैरायटी में हमें मिलेंगे, हो सकता है ना भी मिले, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल इंड्यूस म्यूटेशन इन दिस केस. ओके, so we will induce mutation by using the chemicals, by using the gamma rays. We will induce that mutation in the plant. Okay, so we are going to change the genetic makeup of that plant. ठीक है, तो inducing mutation in the plant through diverse means and then screening plant materials for resistance sometimes leads to desirable genes being identified. फिर हमने म्यूटेशन किया, फिर हम उसे स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब चेक करेंगे वेदर इट इज डन और नॉट, उसमें चेंजेस हुए हैं नहीं हुए, ओके, कि अब वो रेजिस्टेंट है या नहीं है. तो समटाइम्स ऐसा मौका मिल जाता है कि हो सकता है उसमें डिजायरेबल जीन्स उसमें आ जाए, ओके, म्यूटेशन की वजह से. अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बेटर है हमारे लिए. सो प्लांट हैविंग दीज डिजायरेबल कैरेक्टर कैन देन बी ईदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली. अगर उस प्लांट में वो कैरेक्टर आ गया है तो उस प्लांट को ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वो कैरेक्टर तो आ ही गया ऑलरेडी, या फिर हम उस प्लांट को वी विल यूज दैट प्लांट फॉर दिस इन ब्रीडिंग, वी विल यूज दैट प्लांट इन ब्रीडिंग मेथड. ओके, तो हम उस प्लांट को ब्रीडिंग करने के लिए वी विल यूज इट. अदर ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज्ड, ये कुछ और ब्रीडिंग मेथड्स हैं. सोमा क्लोनल वेरिएंट्स हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ. सोमा क्लोनल वेरिएंट्स हम अभी आगे ही देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है. ये भी ब्रीडिंग के ही मेथड्स हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके हम इंसर्ट कराते हैं, राइट. तो ये सब टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में दिया हुआ है. म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच genetic variations are created through changes in the base sequence. Okay, so suppose this is your DNA and whatever the base sequence is there, A pairs with T, G pairs with C, so A, T, G, C, C, okay, whatever the base sequence is there, what we are doing changes in this. Okay, we are doing the changes in the base sequence by mutation, and mutation can be done by using the chemicals or it can be done by the radiations like gamma radiations. ठीक है, तो हम ऐसे इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन आर्टिफिशियली एंड सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग मेथड. तो इफ म्यूटेशन से अगर उस प्लांट में रेजिस्टेंट कैरेक्टर आ गया, देन वी विल यूज दैट प्लांट फॉर आवर ब्रीडिंग पर्पस. दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो ये हमने म्यूटेशन करा के ब्रीडिंग कराएंगे, है ना. तो दिस इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. कन्वेंशनल ब्रीडिंग हमने ऑलरेडी वी हैड सीन कैसे करते हैं. सो दिस म्यूटेशन ब्रीडिंग इज डन इन मूंग बी. ओके, इन मूंग बी दिस मूंग बी इज मेड रेजिस्टेंट टू व्हाट? येलो मोज़ेक वायरस एंड योर पाउडरी मिल्ड्यू. ठीक है, तो मूंग बी को रेजिस्टेंट बनाया गया है येलो मोज़ेक वायरस से और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज से. रिमेंबर द नेम, येलो मोज़ेक वायरस. एंड यू हैव सीन येलो मोज़ेक वायरस जो है भिंडी ही बनाई गई है, परवानी क्रांति, which is now resistant to yellow mosaic virus. Okay,
तो चलिए थोड़ा सा से भी देख लेते हैं. Several wild relatives of different cultivated species of plants have been shown to have certain resistant characters but have very low yield. तो क्या कह रहा है कि कुछ हमारे वाइल्ड रिलेटिव्स, कुछ प्लांट्स के जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं कहीं फॉरेस्ट में या कहीं पे भी, तो दे हैव सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स. उनके पास हो सकता है वो सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स हो कि उनमें डिजीज नहीं लग रहा है, बट उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो यील्ड है, दैट इज वेरी लो. Okay, now we want that character, means the disease resistant character of that wild plant in the plant which we are cultivating. Okay, जो हम cultivate कर रहे हैं उसमें हमें वो character चाहिए, because our plant is giving good yield but it is not disease resistant. So we can what we will do, we will do conventional breeding in this case, right? We want the character of the wild species in your cultivated species. Right, now here plant breeding for developing resistance to insect and pest. Now another major cause for large scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation. तो इंसेक्ट और पेस्ट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को. तो भाई ऐसे कुछ वेराइटीज बनाई गई हैं, दे आर नाउ रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज इंसेक्ट्स, right? And we can see insect resistant in host crop plants may be due to morphological, biochemical और physiological characteristic. Okay, morphological मतलब कुछ प्लांट में morphological कुछ ऐसा करेक्टर है जिसकी वजह से उसमें इंसेक्ट नहीं लग रहा है. Biochemical, it can be biochemical or it can be physiological, right? So whatever is written over here, that we will see through this table. So here you can see hairy leaves in your cotton and wheat plant. Hairy leaves, cotton की जो है hairy leaves है, तो उसकी वजह से जैसिड्स नाम का इंसेक्ट उसे इन्फेक्ट नहीं करता है, बिकॉज hairy leaves है. Wheat, leaf beetle will not infect this wheat just because of the hairy leaves, right? So these two names are written over here. You can see now hairy leaves in several plants are associated with resistant to insect pest. For example, resistance to jessets in cotton and cereal leaf beetle in wheat. Okay, cereal leaf beetle in wheat. Because of the hairy leaves, these insects are not going to affect this plant now. Then we will see the solid stem in wheat. The stem of the wheat is quite solid, so that the sawfly will not infect it, because sawfly जो है इतनी hard जो solid stem है उसके अंदर नहीं जा सकती है. Then smooth leaf and nectarless cotton. Okay, leaf is quite smooth and there is no nectar in the cotton plant, so what will not affect here? The ball forms will not affect. Okay, then high aspartic acid and low nitrogen and sugar in maize. In maize, high aspartic acid and low nitrogen and sugar. So because of this character, the stem borer will not affect the maize plant, right? So these plants are already resistant. Now you can see here are the varieties of this particular crop, and these are the insects. So remember the name of the insects: aphids. You have to remember aphids, jessets, fruit borer, and your shoot borer. So brassica की variety है पूसा गौरव. गौरव, okay, remember this. Rape seed लिखा हुआ है तो गौरव से you can remember. And flat beans, beans you know flat है and we call them same. So पूसा same 2 and पूसा same 3. Okra bhindi, पूसा savani. Savani, okay, remember the name. Earlier we have seen the भिंडी की जो variety हमें देखी थी, परभानी क्रांति बनाई गई थी. And यहाँ पे आप देख सकते हो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है पूसा सवानी. Okay, and पूसा A4, पूसा सवानी, पूसा A4 and your परभानी क्रांति. These are all the varieties of the भिंडी. ठीक है. So what do you have to remember कि aphids आपको यहाँ लिखना है. Aphids, jessets, fruit borer, ये तीनों आपको फ्लैट बीन के सामने लिखने हैं. And this shoot borer and fruit borer, these two you have to write down in the last. Okay, so now these variety are resistant against these insects or pests. ठीक है. पूसा गौरव is resistant against aphids. पूसा same and पूसा same 3, पूसा same 2 and पूसा same 3 are resistant against jessets, aphids and fruit borer. Then your okra bhindi, that is पूसा सवानी and पूसा A4 is resistant against your shoot and fruit borer. So we have seen the plant breeding for this
pest resistant and this disease resistant. ठीक है. Now we will see the plant breeding for improving the food quality. Okay, we want to increase the vitamin content in the food, we want to increase the iron content in the food, so we want to increase the quality of the food. That process is what we call biofortification. Okay, so you know that more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements. Now a far greater number, that is 3 billion people, suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiency. That is what we call hidden hunger. Means the people have food to eat, enough food to eat. They are filling their stomach, but they are not getting the essential nutrient. Okay, they are not getting the essential nutrient because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat. तो ये सब चीजें उनको नहीं मिल रही हैं. Means they are getting chawal, they are getting this wheat, but they are not getting all the essential nutrients. That is what we call hidden hunger. Okay, so because of this there is a lacking of iron, vitamin A, iodine and zinc in their diet, and this increases the risk of diseases, and this also reduces their lifespan and also the mental abilities. This is what we call hidden hunger. Now we will see biofortification. Here we will do breeding to increase the level of vitamins and minerals and your protein and also your healthier fats. Okay, so we are doing a breeding to improve the nutritional quality. So you can see here 4 points: to increase the protein content, to increase the oil content, and it also to increase the quality, vitamin content and micronutrient and mineral content. So we are going to do this breeding to improve the nutritional quality in the particular food item. So here whatever is mentioned, let's see in this table. So here you can see the maize hybrid, that is in 2000. Maize hybrid बनाया गया, that is having now twice lysine and tryptophan. So these are the amino acids. So this maize is now having twice the amount of lysine and tryptophan amino acids. Then Atlas 66 is the wheat variety. Remember this. This is a wheat variety. Earlier we have seen Himgiri. Himgiri is resistant against this leaf and stripe rust. Okay, and also your Hilbert. Remember this, and now here you can see Atlas 66 is also your wheat variety, which is having high protein content. Okay, then your rice is having high iron content. So these are the hybrid varieties of maize, wheat and rice, which are having the high protein, high iron, twice lysine and tryptophan content. Okay, so this is all mentioned over in this paragraph. And then here we will see the Indian Agricultural Research Institute New Delhi has also released several vegetable crops. तो IARI New Delhi ने बहुत सारे ऐसे crops बनाए हैं. They are rich in vitamins and minerals. ठीक है, that are rich in your vitamins and minerals. So you can see here vitamin A rich. CAP से याद रखेंगे, CAP, CAPS. CAP से carrot, sorry, C से carrot, P से pumpkin and S से spinach. ठीक है. Then your vitamin C enrich bitter gourd, bathua, both are with B, bitter gourd, bathua, mustard and tomato. Vitamin C tomato में होता है, mustard also. Then iron and calcium rich spinach and bathua. Okay, दोनों green vegetables हैं, obviously iron rich बनाया गया इनको, spinach and bathua. Then protein in lab, French and garden peas. तो जितने भी बीन्स होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, तो लब आ गए, फ्रेंच एंड गार्डन पीस आ गए इसमें. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेड बाय IARI. Okay, several vegetable crops that are rich in vitamin and minerals are made. Okay, so this is the biofortification. Now here we will see the next topic, that is the single cell protein. So what we have seen the conventional agricultural technique, we have seen the mutation breeding. Still we know that the population is increasing too much, right? So you can see that the shift from the grain to meat, okay, the shift from the grain to meat diet also creates more demand for cereals. Ki suppose some person is eating the grain, now we are shifting towards the meat. तो भाई मीट खाना है हमें, तो जो उसको भी तो खिलाना होगा. कोई चिकन है, कोई फिश है, भाई उसको भी तो पर्टिकुलर फूड देना होगा.
तो भाई उसको देने के लिए भी कि 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन are given to produce 1 kg of meat by animal farming. So 3 से 10 kg तक का ग्रेन हमें देना पड़ता है, तब हमें जाके 1 किलो मीट मिलता है. That in the food chain. Okay. So ultimately ग्रेन पे बात आ गई, फिर से हमें ग्रेन और चाहिए. Okay. So more than 25% of the human population is suffering from hunger and malnutrition. इतना खाना होने के बाद भी हमारी जो 25% जो population है, that is suffering from the hunger. Now another alternate source is that single cell protein. So now humans are growing the single cell protein, like your bacteria are there, your cyanobacteria are there, then your fungus, algae. तो ये सब क्या है, they are eaten now. So here few examples are given, like your blue green algae, that is cyanobacteria, spirulina. So spirulina can be grown easily. Okay, इसको हम easily we can grow on the waste water from potato processing. ठीक है भाई, कहीं पे पोटैटो की प्रोसेसिंग होती है, वहां से स्टार्च ज्यादा निकलता है, वहां पे हम ग्रो करा सकते हैं. वी कैन ग्रो ऑन स्ट्रॉ, वी कैन ग्रो ऑन मोलासेस, वी कैन ग्रो ऑन एनिमल मैन्योर, वी कैन इवन ग्रो ऑन सीवेज. सीवेज के वाटर पे भी वी कैन ग्रो द स्पाइरुलिना. यू कैन सी हियर द स्पाइरुलिना कल्चर. Okay, so we can grow it anywhere. You can see even we are growing it on sewage, so we can reduce the environmental pollution, right? So this spirulina is giving you the protein. Besides the protein, it is giving you minerals, fats, carbohydrates, and also the vitamins. Is it in? So means we can say it is now providing the food to the human population, right? Then there are certain bacterial species. Here it was mentioned Methylophilus in Methylotrophus. These are the methane producing bacteria, Methylophilus and Methylotrophus. And because of its high rate of biomass production and growth, these can be expected to produce 25 tons of proteins. You can imagine how much tons of protein these bacteria are giving to us. Besides these bacteria, edible mushrooms are there. Okay, many people eat mushrooms. These mushrooms are eaten by many people, and large-scale mushroom culture is growing industry. Make it believable that microscopic fungi too would become acceptable as your food. So this is what about single cell protein, and here you can see these are the tablets of spirulina, which are also used as the food supplement. Now we will talk about the last topic of this chapter, that is the tissue culture. तो भाई अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली. हमने कन्वेंशनल प्रोटीन देख लिया, म्यूटेशन प्रोटीन देख लिया, हमने सिंगल सेल प्रोटीन देख लिया. Still we want some other technique also to increase our food production. Okay, so that is your tissue culture. So first of all we will see what is the definition of it. In tissue culture, any part of the plant. Okay, suppose this is the plant, and we will take any part. We will take the leaf part, we will take the bud of this plant. Okay, so we will take any part of this plant, and this can be grown in the test tube. Okay, so this plant can be grown in the test tube having the nutrients. इसमें क्या है, nutrient media है. So there is a nutrient media in the test tube. So this plant can be, ये suppose हमने leaf इसकी काट के हमने इस nutrient media पे रख दी है, and this is what we call explant. So what is explant? Any part of the plant. Okay, any part of the plant which is taken, that is what we call the explant, right? And they are grown in the test tube under sterile condition. Okay, so that no other bacteria, fungus will infect this. Okay, कोई यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो इसमें. स्टेराइल कंडीशन होगी, और ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पे यूज होगा, दिस न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट कंटेन योर कार्बन. इसमें सुक्रोज होना चाहिए, इसमें कार्बन होना चाहिए, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, इसमें विटामिन्स होने चाहिए, इसमें अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, एंड योर हार्मोन्स. कौन से? एक्सिन्स एंड योर साइटोकाइनिन. ठीक है, तो ये सारी चीजें इस मीडिया में प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है,
So this is what we call your tissue culture. So let's see. So what does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950 that whole plant could be regenerated from explant. तो इस explant से हम पूरा का पूरा plant बना सकते हैं. And you can see that if we are taking the meristem, अगर हम जो यहाँ पे जो growing cells हैं, meristematic cells जो होते हैं, अगर हम उसको grow करा रहे हैं, so we can produce a disease resistant plant. अगर suppose यहाँ पे इस plant में disease लग गई है, if we are taking this part, meristematic part, if we are taking, you know, this virus or this bacteria cannot affect that meristematic region. Okay, so we can produce from the infected plant, we can produce a non-infected plant, or we can say the disease resistant plant, right? तो इस infected plant से हम disease resistant plant बना सकते हैं. Clear? Now, this method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. तो आप देख सकते हैं इस tissue culture से हम thousands of plants we can make. और जब thousands of plants हम उस tissue culture से बना रहे हैं, that process is known as micropropagation. Okay? अब इससे जो plant बनेंगे, they are genetically similar to the parents. They are genetically similar to the parents, right? And if they are genetically similar, the plants which are genetically similar, they are known as soma clones. They are known as soma clones. So many plants mentioned over here like tomato, banana, apple. Okay, these have been produced on commercial scale using this tissue culture. कौन कौन से? टमाटो, बनाना एंड एप्पल. ठीक है. So this is what about the meristem which I had already told you. Apical और axillary, आप जो meristematic region को आप लेंगे जहाँ पे growing cells हैं, तो आप एक वायरस फ्री प्लांट को ग्रो करा सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane and potato. Okay, यहाँ पे आप disease resistant plant को बना सकते हैं. Now scientists have even isolated single cell from plant. अब क्या है, ये क्या चीज है? सोमेटिक हाइब्रिड्स. देखो क्या किया प्लांट ने, सपोज ये टमाटो और पोटैटो का ये ट्राई कर चुके हैं, टमाटो और पोटैटो. ये पोटैटो का सेल है, ये टमाटो का सेल है. टमाटो का सेल को हम थोड़ा ब्लू कलर से बना लेते हैं. So what they had done, first we have to remove this cell wall. Okay, we have to remove this cell wall. So we had removed the cell wall. Now we have what? We have protoplast. We have the protoplast. इसका प्रोटोप्लास्ट है हमारे पास, हमने सेल वॉल हटा दिया. एंड वी हैव द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दिस पोटैटो. सेल वॉल हटा दिया हमने इसकी. ठीक है, क्या क्या बचा? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बची, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बचा, एंड यहाँ पे बचा आपका न्यूक्लियस. ओके, सो ये हमने आइसोलेट कर लिया प्रोटोप्लास्ट इनका दो डिफरेंट वैरायटीज से. ठीक है, ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स. नाउ दे कैन बी फ्यूज्ड. इनको हमने कर दिया फ्यूज टू गेट अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. तो यहाँ पे ये भी फ्यूज हो गया, इसके साथ साथ आपका जो है टमाटो का भी प्रोटोप्लास्ट जो है फ्यूज हो गया. दिस इज हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. Now this hybrid protoplast is further grown to form a new plant. इसको ग्रो कराएंगे जिससे कि हमें नया प्लांट मिल जाए. So these hybrids are called your somatic hybrids. Okay? सोमा क्लोन्स समझ में आया? सोमा क्लोन्स क्या थे? सोमा क्लोन्स जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हैं जो हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक से बनाए हैं, दे आर कॉल्ड द सोमा क्लोन्स. ये हैं आपके सोमैटिक हाइब्रिड्स जो कि हमने प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन से बनाए हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. सो यहाँ पे इमेजिन अ सिचुएशन जो मैंने आपको बता दिया, टमाटो और पोटैटो को जो प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूज कराया है, रिजल्टिंग इन व्हाट? पोमैटो, है ना? resulting in what? Tomato. So this is what a scientist has done. But जो चीज मिली वो नहीं मिली है, जो हम कैरेक्टर्स चाहते थे वो नहीं आए.
So it is not of commercial importance. Okay. So you can see here, unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characteristic for its commercial utilization, right? So this is all about for today. These are the test tube in which you can see tissue culture is going on. So thank you for watching this video. Already this chapter is over now, and now from class 12th ecology is left that I will do whenever I have time, and I will try my best to complete it as soon as possible. And please check the playlist. Already I had covered all this units of class 12 except the psychology, whereas in class 11th that plant physiology is left. All right, so please subscribe my channel and hit the bell icon.